अस्सलामुअलैकुम। आज हम वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। फील्ड का मतलब होता है एरिया या जगह या स्पेस। ठीक है, अब ज़मीन के गिर्द वो जगह, वो एरिया जहाँ पर ज़मीन किसी बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, उस एरिए को हम क्या नाम देंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड का। अगर उस जगह से बॉडी ऊपर जाएगी तो वो आगे खला होगा, वहाँ पर ज़मीन अट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन कैसे करेंगे? द स्पेस, स्पेस जगह, द स्पेस अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ, इन विच, जिसमें another body feels the gravitational force। तो ज़मीन के गिर्द वो जगह, द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच, जिसमें एन अदर बॉडी, दूसरी बॉडी फील्स द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी की फोर्स को महसूस कर सके, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। अब आज के लेक्चर का हमारा मेन मकसद क्या है? आज के लेक्चर का मेन मकसद है कि हमने साबित करना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है। अब कंजर्वेटिव फील्ड क्या है? सबसे पहले ये देखते हैं कि कंजर्वेटिव फील्ड, यहाँ पे हेडिंग देंगे कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड एक ऐसी फील्ड या एक ऐसा एरिया जो पाथ पे डिपेंड ना कर रहा हो, उसको कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। फॉर एग्जांपल, अभी आपको समझ लग जाती है, ये पॉइंट है ए और यहाँ पे कोई पॉइंट है बी। हमारा मकसद ए से बी तक जाना है। हमारे पास एक रास्ता है ये ट्र, एक हमारे पास रास्ता है ये, और एक हमारे पास रास्ता है ये पुई पी 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 पी। ठीक है, अब देखें, ये वाला पाथ 1 है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पाथ 2 और ये दरमियान वाला पाथ 3। इसको फर्ज कर लेते हैं ये सी पॉइंट है, इस पॉइंट को फर्ज कर लेते हैं ये डी। अगर हम जिस मर्जी रास्ते से जाएं, चाहे पाथ 1 से जाएं, चाहे 2 से, चाहे 3 से, अगर हमें सेम वर्क करना पड़े, हमारी खपत सेम हो, हमें सेम वर्क करना पड़े, तो उस तरह की फील्ड को क्या नाम देते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड को। यानी कि पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन करते हैं, द फील्ड इन विच वर्क डन on a body does not depends upon the path followed by the body। अगर पाथ पे डिपेंड ना करे तो उस तरह की फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। कंजर्वेटिव, अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसकी एग्जांपल है। हमने प्रूव करना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है। तो देखिए, हम पहले जाते हैं पाथ 1, यहाँ पे हेडिंग देंगे पाथ 1। अगर हम पाथ 1 से जाएं, ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल वर्क होगा वो होगा WAADB, वर्क डन ADB। अब इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, A से D प्लस D से B। ठीक है, इसको मैंने 1 कर दिया, दरमियान में प्लस लगा के D से B लगा दिया। ठीक है, अब देखें, पहले मैं बात कर लेता हूँ A से D तक। वर्क का फार्मूला क्या होता है? वर्क का फार्मूला होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। डॉट को ख़त्म करें तो क्या लगाते हैं? डॉट को ख़त्म करें तो लगाते हैं कॉस थीटा।
F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे d cos थीटा। अब जब हम बात कर लें A से D तक, ठीक है, पहले हम जा रहे हैं A से D की तरफ। जब हम जा रहे हैं A से D की तरफ तो यहाँ पे देखें फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर को है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है हमें, और हम किधर को जा रहे हैं, हम आगे को जा रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल कितना पुट करेंगे, यहाँ पे एंगल कितना पुट करेंगे, वर्क की जगह पे mg और डिस्प्लेसमेंट क्या है A से D cos थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे कितना एंगल आ रहा है 90। तो cos 90 कैलकुलेटर में पुट करें तो ये सारा क्या हो जाएगा 0। cos 90 0 होता है तो ये सारे का सारा वर्क क्या हो जाएगा, वर्क A से D हो गया हमारे पास 0। अब दूसरा बात कर लेते हैं वर्क डन D टू B। तो वर्क का फार्मूला mg, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है D से B, तो इसको दूसरे लफ्जों में हम हाइट भी कह सकते हैं h। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या पुट कर देंगे h और cos थीटा की जगह पे अब एंगल कितना होगा, देखें हम जा रहे हैं ऊपर को, हम जा रहे हैं ऊपर को, फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर को है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे को, तो एंगल बन गया 180 का 180। तो cos 180 अगर कैलकुलेटर पे पुट करें mgh cos 180 बराबर होता है -1 के, तो ये हो जाएगा -mgh वर्क डन D टू B। लो जी, अब पहली इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर दें DA DB, इसकी जगह पे 0 आ जाएगा, प्लस दरमियान में ये वाला, और इसकी जगह पे ये आ जाएगा -mgh। तो ये हो गया ADB इज इक्वल टू -mgh। ये हमारे पास पाथ 1 का वर्क डन फाइंड हो गया, ठीक है, इसको नोट करें। नेक्स्ट हम करते हैं पाथ 2 को। तो वर्क डन सजना मैं गमा दे अजाब विच रहना। पाथ 2 की हेडिंग देंगे, पाथ 2। तू तो कहता से मैं हैदराबाद रहना। अच्छा, पाथ 2 में क्या है, पाथ 2 कौन सा है, ACB, वर्क डन ACB। अब इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, A टू C प्लस C टू B, ठीक है। पहले A टू C करते हैं, A टू C, वर्क का फार्मूला वही W इक्वल टू mg और डिस्प्लेसमेंट अब यहाँ पे क्या है A टू C, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हाइट पुट कर सकते हैं h, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं h, और cos थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, हम जा रहे हैं ऊपर को, ठीक है, यहाँ से हम जा रहे हैं ऊपर को और फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे को है, तो cos थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 180। एंगल कितना बन रहा है 180 का। तो दोबारा देखें cos 180 -1, तो ये क्या हो जाएगा -mgh वर्क डन A टू C, ये फाइंड हो गया। अब ये बात करते हैं C टू B। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं आगे को, फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर को है नीचे को, तो एंगल बन रहा है 90 का। वर्क का फार्मूला mg, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे अब क्या पुट करेंगे, ठीक है, mg और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम पुट कर देंगे C टू B और cos थीटा की जगह पे 90, क्योंकि देखें हम आगे को फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे को, तो एंगल की जगह पे 90, cos 90 0, तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा 0 0 0 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन में पुट करें तो क्या होगा ACB, इसकी जगह पे आ जाएगा ये -mgh प्लस, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास आ गया ACB इज इक्वल टू -mg और h। ये हमारे पास सेकंड पाथ का वर्क डन फाइंड हो गया, ठीक है। देखें दोनों का वर्क डन सेम आया है। अब हम बात करेंगे पाथ 3 की।
तो इसको रेज कर देते हैं, सजना में गमा दे अज़ाब विच रहना। तो सीताराम का 20 साल का तजुर्बा, 20 साल का तजुर्बा। हेडिंग देते हैं पाथ 3। पाथ 3 कौन सा है? ये वाला पाथ कर्व, ये कर्व पाथ, ये 3 पाथ है। तो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था कि कर्व पाथ का वर्क फाइंड करना हो तो कैसे करते हैं। इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देते हैं। एक वर्टिकल हॉरिजेंटल, वर्टिकल हॉरिजेंटल, वर्टिकल हॉरिजेंटल, जिस तरह सीढ़ियाँ होती हैं इस तरह इनको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करके फिर हम टोटल वर्क निकालते हैं। इसको कह देते हैं वर्क W1, दूसरे को W2, इस तरह W3 और चलते चलते लास्ट पे जाके WN। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट की। हॉरिजेंटल कंपोनेंट। अब गौर करें, जब हम पाथ 1 की बात कर रहे थे A से D, तो एंगल कितना आया था 90। जब हम C to B हॉरिजेंटल जा रहे थे तब भी एंगल कितना आया 90। यानी कि जब भी हम किसी हॉरिजेंटल पाथ पर जाएं तो एंगल कितना आता है 90, और cos 90 किसके इक्वल होता है 0 के। तो वर्क टोटली क्या हो जाता है 0। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं द वर्क डन ऑन आ हॉरिजेंटल कंपोनेंट इज 0। हॉरिजेंटल कंपोनेंट का वर्क क्या होता है 0 होता है। अब हम बात करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट की। वर्टिकल कंपोनेंट, देखिए वर्टिकल कंपोनेंट कौन से है? ये W1, W2 और WN। इस वर्टिकल पाथ को हम कह देते हैं Y1, दूसरे वर्टिकल पाथ को हम कहते हैं Y2, तीसरे वर्टिकल पाथ को कहते हैं Y3, आगे 4, आगे चलता चलता लास्ट पे जाकर क्या आ जाएगा YN आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं वर्क का फार्मूला पुट करूँ तो यहाँ पे W = mg, एज की जगह पे मैं पुट करूँगा Y1 और cos थीटा की जगह पे क्या पुट करूँगा। तो गौर करें, जब हम इधर से इधर जा रहे थे तो एंगल हमने पुट किया था 180, जब इधर से इधर जा रहे थे तब भी हमने कितना एंगल पुट किया था 180। तो वर्टिकल कंपोनेंट में एंगल कितना आ गया 180 का। जब हम W2 की बात करें तो W2 में भी mg और Y2 cos 180 वैसे का वैसे ही, ऐसे चलता जाएगा। पहले W1, फिर W2, फिर W3, चलता जाएगा लास्ट पे WN। तो क्या देंगे mg और y को भी n और cos 180 वैसे का वैसे ही। इसको नोट करें, देखें 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 देखें, सजना में गमा दे। अब देखिए इन सब को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल वर्क फाइंड हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ टोटल वर्क इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, चलता जाए WN। अब देखिए W1 की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे mg Y1 और cos 180, W2 की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें mg Y2 और cos 180, प्लस चलता जा रहा है। WN की बात करें तो mg YN और cos 180। तो यहाँ पे देखें इनमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही, क्या कॉमन आ रहा है? mg भी कॉमन आ रहा है, cos 180 भी कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच रहा है Y1 प्लस Y2, आगे चलता जा रहा है YN, लास्ट पे जाके YN। तो देखें mg cos 180 किसके बराबर होता है -1 के। Y1 Y2 इन सब को ऐड करें तो ये सारा किसके बराबर है? ये सारा इसकी हाइट h के बराबर है। तो इस सारे की जगह पे मैं लिख सकता हूँ h। अब ये माइनस स्टार्ट में आ गई, mg h, ये हमारे पास वर्क टोटल वर्क फाइंड हो गया A to B। इसको क्या कह देंगे A to B, पाथ 3। तो ये हमारे पास आ गया वर्क डन अपॉन पाथ 3। देखिए इसका आंसर भी आया -mgh,
और पहले दोनों पाथ का आंसर भी माइनस एम जी एच है। तो इसका मतलब साबित हुआ कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, और यही हमने साबित करना था। यहाँ पे आप लिख देंगे रिजल्ट, रिजल्ट हैंस प्रूव्ड, हैंस द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड। तो ये कंप्लीट हो गया। अब कंजर्वेटिव फील्ड की एक और डेफिनेशन भी है, वो मैं आपको कराता हूँ, इसको नोट करें। अब दूसरी डेफिनेशन कंजर्वेटिव फील्ड की क्या है, एक और डेफिनेशन है, वो कहता है कि अगर हम क्लोज पाथ में जाएं, टोटल वर्क जीरो हो जाए, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां से हम चले पॉइंट ए पर, वापस पॉइंट ए पर आ गए, तो टोटल वर्क जीरो होगा। टोटल वर्क जीरो होगा तो इसको भी हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। कंजर्वेटिव फील्ड, दूसरी डेफिनेशन लिखते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड, द वर्क डन इन आ क्लोज्ड पाथ इज जीरो। तो ये भी हम इसकी डेफिनेशन कर रहे हैं। एक हमने पहले की, ये दूसरी डेफिनेशन है कि हम ए से बी तक जाएं, फिर सी, इसको कह देते हैं डी। अब देखें, ए से अगर हम बी जाएं, टोटल वर्क ए टू बी प्लस वर्क डन बी टू सी प्लस वर्क डन सी टू डी प्लस वर्क डन डी टू ए। तो देखिए, जब हम ए टू बी की बात करें तो ये वाला कौन सा हॉरिजेंटल पाथ है। हॉरिजेंटल पाथ का वर्क क्या होता है, जीरो। बी टू सी जाएंगे तो ये एक वर्टिकल कंपोनेंट है। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट का भी हमने निकाला, माइनस एम जी एच आया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें हम ऊपर जा रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं और फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर को है, नीचे को, cos 180, cos 180 माइनस 1 के, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस एम जी एच प्लस वर्क डन सी टू डी। अब देखें ये भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सी टू डी, यहाँ पे इसका आंसर भी जीरो। लास्ट पे ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट, यहाँ पे देखें हम नीचे आ रहे हैं, अब हम नीचे आ रहे हैं और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी किधर को है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नीचे को है। तो यहाँ पर जो एंगल पुट करेंगे वो एंगल पुट करेंगे जीरो। ठीक है, तो लास्ट वाले पाथ में एम जी एच और कॉस थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, कॉस थीटा की जगह पे हम पुट करेंगे जीरो, और कॉस जीरो किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये देखिए, एक ये बच गया माइनस एम जी एच और प्लस एम जी एच, और कॉस जीरो की जगह पे 1 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं, ये इससे कैंसिल। तो टोटल वर्क हमारे पास क्या आ गया, जीरो। तो यहाँ तक ये आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लें। अल्लाह हाफिज़।